बच्चों, आज हम लोग न्यू यूनिट के साथ में आए हैं और अध्याय 4। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 1, 2 एंड 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है। तो बच्चों, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिरी तक आपको वॉच करनी है। और हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इंग्लिश में कहते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। बच्चों, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्वेश्चन पूछता है कि पेंच का नियम किस वैज्ञानिक ने या किस भौतिक शास्त्री ने दिया है। तो मैक्सवेल ने दिया है। किसने दिया है बच्चों? मैक्सवेल ने। नियम कहता है कि दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच को इस तरह घुमाया जाए कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही बल रेखाओं की दिशा होगी। यही मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आप घर में रहते हैं और यदि कभी आप लोगों ने यदि यूज़ किया होगा स्क्रू को। किसको? स्क्रू। और बच्चों, स्क्रू को यदि आप घुमाइए, स्क्रू को टाइट करिए। किसको? स्क्रू को टाइट करिए। और जिस ओर अपने अंगूठे को घुमाते हैं, टाइट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट घुमाते हैं। तो जिस ओर अंगूठा होगा वह बच्चों, जो हमारा अंगूठा होता है वह धारा की दिशा को बताता है। और जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो बच्चों विद्युत बल रेखाओं की दिशा को बताती है, विद्युत बल को। तो इस प्रकार से मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेंच का नियम दिया। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमारा अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। बच्चों, आइए हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि यह एक कंडक्टर है, चालक है, और जो कि 1 मीटर का है। कितने मीटर का है बच्चों? 1 मीटर का। और त्रिज्या इसकी 1 मीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? ये जैसे ये है और इसकी त्रिज्या हम क्या ले लेते हैं? 1 मीटर। त्रिज्या क्या ले लेते हैं बच्चों? 1 मीटर ये ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या 1 मीटर ले लेते हैं। यहाँ से कितना है बच्चों? 1 मीटर। ओके, 1 मीटर त्रिज्या, विद्युत धारा को 1 मीटर त्रिज्या, 1 मीटर लंबाई, और 1 मीटर का क्या ले लेते हैं बच्चों? 1 मीटर का लंबाई। जी, कुछ इस प्रकार चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर, यदि बच्चों चाप का केंद्र हम मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार, तो चाप के केंद्र हमारा, ये चाप का केंद्र हुआ। क्या हुआ बच्चों? चाप का केंद्र। तो 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। बच्चों, धारा का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसके बाद बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाही चालक में लगने वाले व्यंजक लिखिए। बच्चों, आप चुंबकीय क्षेत्र को हम विद्युत वाही लगने वाला बल को बच्चों हम F से प्रदर्शित करते हैं। और IL/B sin थीटा। I क्या है? विद्युत धारा है। L क्या है? चालक की लंबाई है। और B क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है बच्चों? चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक लिखे एवं उसे
परिभाषित कीजिए। बच्चों SI चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। यदि बच्चों हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम बल देखते हैं तो बल F बराबर IL B साइन थीटा। यदि हम बच्चों धारा 1 एम्पियर ले लें, उसकी लंबाई हम 1 मीटर ले लें और उसमें लगने वाला क्या ले लें, बल 1 न्यूटन ले लें। यदि हम थीटा क्या ले लें बच्चों, 1 अर्थात 90 डिग्री, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर होगा। बच्चों यहाँ पर यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित 1 मीटर लंबे चालक तार के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसे 1 न्यूटन बल लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1 एम्पियर। बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है कि चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं। इसके कारण लिखिए। नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है, अतः इसमें से होकर अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरने का प्रयास करती हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्षेत्र को त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है, जिससे कुंडली का तल सदैव बल रेखाओं के बच्चों समांतर होता है। किसके, कुंडली के। आप जानते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से कुंडली होती है और तल सदैव बल रेखाओं की क्या होती है बच्चों, बल रेखाओं के समांतर होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि धारामापियों में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल नहीं बनाए जाएंगे तो क्या क्या हमें यहाँ पर समझना है। तो जिससे कि कुंडली का कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाए और कुंडली का तल सदैव बल रेखाओं के क्या हो बच्चों, समांतर हो, बल रेखाओं के क्या हो, समांतर हो। अगला है बच्चों, क्या हो गए यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी निकल के आता है। आइए हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से वोल्ट मीटर से या अमीटर से किस प्रकार से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो परिपथ में धारा का मान बहुत कम होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर का बच्चों प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो परिपथ में धारा का मान बच्चों क्या हो जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बहुत कम। कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगला है बच्चों कि यदि अमीटर को किस परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यदि अमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यदि अमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध कम होने के कारण उसमें अत्यधिक धारा बहने लगेगी। उसका संकेत अत्यधिक विक्षेपित के कारण टूट सकता है कुंडली। इसलिए बच्चों अमीटर को हम सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में बच्चों जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसको, परिपथ अमीटर को। आइए हम लोग देखते हैं अगला जो, इसीलिए बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से, तो परिपथ में हमेशा अमीटर को बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को हमेशा बच्चों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं संपूर्ण विद्युत धारा उसमें से होकर प्रवाहित हो। क्या बच्चों, संपूर्ण धारा उसमें से होकर क्या हो, प्रवाहित हो। इसके अतिरिक्त अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, कम होता है। जैसे कि हमने बताया कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अतः उसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मुख्य धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, या ये हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे आपको कि एक आदर्श, यहाँ पर ध्यान से देखिए
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बच्चों अनंत होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये कई बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कैसा क्वेश्चन बच्चों, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया है। हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ये बच्चों यहाँ पर एक मिनट, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का, अमीटर नहीं बच्चों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। लेकिन वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक है तो उसमें से होकर नगण्य धारा प्रवाहित होगी, अतः मुख्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अगला, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और इस बार कंफर्म है कि 2 मार्क्स में ये रखा हुआ है, 2 मार्क्स में ये रखा हुआ है कि लॉरेंज बल, कौन सा बच्चों? लॉरेंज बल, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, आवेश कैसा होना चाहिए बच्चों? गतिमान आवेश पर लगने वाला बल या लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। बच्चों ये 2012 में 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो फर्दर इस बार हो सकता है कि फिर से 2 मार्क्स में रिपीट हो। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में क्यू आवेश भी वेग से गतिमान है तो लॉरेंज बल एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है, जहां थीटा आवेश की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है। अगला प्रश्न है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है? लिखिए। आप जानते हैं कि अपने हाथ, देखिए जैसे ये बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है जी, ये लंबवत, ये क्या है बच्चों? ये मैं यहाँ से एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये बच्चों अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत, उंगलियां अंगूठे के क्या हो बच्चों? यदि हम इसको फैलाएं कि क्या हो? लंबवत यानी 90 डिग्री। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, अंगूठा किसको बताता है बच्चों? बहने वाली चालक धारा की दिशा को, राइट, में हो तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चों? ज्ञात करनी। चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, क्या होगी बच्चों? आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इस नियम की सहायता से धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम लोग यहाँ से निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि चुंबकीय क्षेत्र दाहिने वर्त में है या वामावर्त में है। तो यह 3 चीज़ों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में समझना है। एक धारा की दिशा, दूसरा बल की दिशा, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला है बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम क्या कहता है बच्चों? कि इस प्रकार फैलाया जाए कि देखिए यहाँ पर कि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि परस्पर लंबवत हो। क्या हो बच्चों? परस्पर लंबवत हो। अब ये थी तर्जनी बल रेखाओं की दिशा। तर्जनी बच्चों ये तर्जनी है, ये अंगूठा है, और ये बच्चों उंगलियां हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि रेखाओं की दिशा क्षेत्र की दिशा एवं माध्यम
विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर बहने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या कहते हैं बच्चों? नियम। जैसे कि आप देख रहे हैं, अंगूठा बल की दिशा को बताता है और ये तर्जनी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये उंगलियां हमारी क्या? धारा की दिशा। अगला जो प्रश्न है बच्चों कि लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक टेस्ला को परिभाषित कीजिए। एक टेस्ला बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन, और इस बार तो कंफर्म है कि यह प्रश्न 2 मार्क्स में आने की 100% संभावना है कि एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वह मान है जिसमें एक कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवाहित या प्रवेश करता है। क्या करता है बच्चों? प्रवेश करता है। तो कण पर लगने वाला बल 1 न्यूटन है। क्या होगा बच्चों? 1 न्यूटन। बच्चों आइए हम लोग समझ लेते हैं। और यह बच्चों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 4 मार्क्स मिले या 3 या 4 मार्क्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक भी। आइए हम लोग समझते हैं बच्चों। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक पॉइंट पी है जहां जिस पर, और यह एक हमारा चालक तार है बच्चों। क्या है? चालक तार, जिस पर हम लोग यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यह आप देख रहे होंगे कि यह लंबवत है और इनका बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। आइए हम लोग समझ लेंगे कि चालक में बहने वाली धारा आई की क्या होती है बच्चों? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम dB से रिप्रेजेंट करते हैं। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसके बाद बच्चों dB उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, dB उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर जो दूरी होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों? वर्ग के व्युत्क्रम। यदि बच्चों हम चारों को मिला के लिख देते हैं, किसको? यदि हम चारों को मिला के यहाँ पर बच्चों क्या कर दें? लिख दें। क्या कर दें? लिख दें। तो चारों को जब हम मिला के लिख देंगे तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जैसे ये प्रोपोर्शनल के हम चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आ जाता है जो एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ओके। इसके बाद बच्चों यदि हम MKS पद्धति में के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ले लें, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यदि बच्चों हम एक काम करें, यदि के इक्वल टू 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर म्यू 0/4 पाई के प्लेस पे क्या पुट कर दिए यहाँ पर बच्चों? 10⁻⁻7। यदि बच्चों DL इक्वल टू 1 मीटर ले लें और R इक्वल टू 1 मीटर और साइन थीटा बराबर 1, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लंबवत कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या ले लेते हैं? थीटा बराबर 90 डिग्री। और dB इक्वल टू 10⁻⁻7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों यदि यहाँ हम dB की प्लेस पे 10⁻⁻7 रखेंगे और यहाँ पर 10⁻7 से 7 कट जाएगा और I इक्वल टू तो 1 एम्पियर, तो बहने वाली धारा क्या होगी बच्चों? 1 एम्पियर। राइट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट इसी के भाग में, पार्ट सेकंड में हम मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल शेयर करें और हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और कमेंट्स ज़रूर करें किस सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, मैथ्स की चाहिए, फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री की, और भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम की प्रोवाइड करें। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम की चाहिए वो बच्चे भी कमेंट करें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।